आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि तरंगों का परावर्तन। यानी ध्वनि क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया गया, बहुत कुछ पढ़ा गया इस चैप्टर के अंदर। अब ध्वनि तरंगों का परावर्तन, जैसे प्रकाश का परावर्तन देखा होगा कि अगर हम किसी आईने से, मिरर से, दर्पण से प्रकाश की किरणों को मोड़ सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी शीशा अगर हमारे पास हो तो प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है तो मुड़कर किसी दूसरी दिशा में जाती है और चमकती है जाकर। यह घटना परावर्तन ही कहलाता है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन के लिए हमें शीशा चाहिए, यानी दर्पण चाहिए। वो भी मुंह देखने वाला जो आईना होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, या कोई चिकना समतल तल चाहिए। ठीक है, तो हम वहां से परावर्तन करवा सकते हैं। लेकिन जो ध्वनि तरंगे हैं इनके परावर्तन के लिए कोई चिकना सरफेस या दर्पण जैसा कोई भी चीज जरूरी नहीं है। वो किसी भी चीज से टकरा कर घूम सकता है दूसरी दिशा में। तो परावर्तन की घटना यही है कि अगर कोई भी तरंगे, अगर यहाँ ध्वनि है तो ध्वनि तरंगे किसी ठोस से या किसी सरफेस से, पृष्ठ से टकराकर दूसरी दिशा में घूम जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो इस घटना को कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। यानी किसी पृष्ठ से वो टकराएंगी और वो घूम जाएगी दूसरी दिशा में। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बनाया गया है, इसमें इधर एक पाइप लगा हुआ है, इधर भी पाइप लगा हुआ है, यानी यहाँ से जो तरंगे जा सकती है। और ऊपर एक दीवार है या कोई पृष्ठ है, मजबूत पृष्ठ, जिससे वो टकरा सके ध्वनि तरंगे। यहाँ पर एक अलार्म घड़ी है, जब इसका अलार्म बजेगा तो यहाँ पर कान लगा दिया जाए तो कान में एकदम स्पष्ट आवाज सुनाई देगा जैसा इसका आवाज होता है। यानी ये तरंगे यहाँ से निकलेंगी, ध्वनि यहाँ से निकलेगा और इस दीवार से टकराने के बाद वापस कान की तरफ चला जाएगा। तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन का सीधा सीधा यही मतलब है कि अगर कोई भी ध्वनि तरंगे हों वो किसी पृष्ठ से टकराकर दिशा को चेंज करने, दिशा मुड़ जाती है, तो इसे कहते हैं ध्वनि तरंगों का परावर्तन। परावर्तन के कुछ नियम है, उसी नियम के लिए ये चित्र बनाया गया है, उसी नियम के लिए चित्र बनाया गया है। यहाँ पर है क्या, पहला नियम तो ये है कि जो तरंगे जाती हैं, जो तरंगे यहां से जा रही होंगी, जाने वाली तरंगे, इन तरंगों को कहते हैं आपतित, आपतित तरंगे। जो टकरा कर मुड़ती हैं उसे कहते हैं परावर्तित, परावर्तित तरंगे। और इन दोनों के इस पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींचा जाए, एक रेखा खींचा जाए लंबवत 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण बनाने वाली जो रेखा होगी उसको कहते हैं अभिलंब। तो जो परावर्तन का पहला नियम है उसमें यही कहा गया कि आपतित तरंगे, परावर्तित तरंगे और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। यानी आपतित तरंगे ये है गई, ये अभिलंब हो गया, और ये परावर्तित तरंगे तीनों एक ही समतल में यानी सीध में आएंगी। यानी अगर हमने तरंग ऐसे गया लड़के तो इधर से निकलेगा, तरंग इधर से लड़ेगा तो ऊपर से निकलेगा, यानी एकदम एक सीध में, एक प्लेन में सब आ जाएंगे, एक समतल में सब आ जाते हैं। इसे कहते हैं परावर्तन का पहला नियम। दूसरा जो नियम है उसी नियम के लिए इस चित्र को बनाया गया था। अगर हमने यहाँ पर एक पाइप लगा दिया, ये अभिलंब बना दिया और इस कोण को नाप के रख दिया, ये कोण को कहते हैं आपतित तरंग और अभिलंब के बीच के कोण को आई से इंडिकेट करते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। इस कोण का नाम है आपतन कोण। अब होगा क्या, पाइप को थोड़ा एडजस्ट करें, आगे पीछे करके देखें तो इसका सही एकदम एग्जैक्ट बढ़िया आवाज कहाँ निकलेगा, कहाँ सुनाई देगा, उस कोण पर जाए। इसको पाइप लगातार धीरे धीरे मोड़े, ऊपर नीचे करें तो देखेंगे सबसे शुद्ध, सबसे सही आवाज, साफ आवाज तब निकलेगा जब जितना कोण यहाँ पर था उतना ही कोण ये भी बने। जितना कोण यहाँ पर है उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा, तभी क्या होता है एकदम सही से स्पष्ट आवाज सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका ये मतलब है कि ध्वनि तरंगे जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है, अर्थात आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। यह है ध्वनि तरंगों का परावर्तन और परावर्तन के जो दो नियम होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नियम हम लोग कक्षा 10 में प्रकाश के परावर्तन के लिए भी यही दो नियम पढ़ेंगे वहां पर।
इसके बाद ध्वनि तरंगों के परावर्तन का जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, उसका कुछ उदाहरण दिया गया है, जिसमें पहला है मेगाफोन। यानी छोटा सा ऐसे ही कागज का ही बना दिया जाए तो इसको भी मेगाफोन कहा जाएगा। अब होता क्या है, मेगाफोन में इधर से अगर हम बोलते हैं, आवाज करते हैं, यहाँ से मुंह लगा के यहाँ बोलेंगे, तो यहाँ से जो ध्वनि निकलती है बिल्कुल सीधी निकलती है थोड़ी, जिससे कि वो काफी दूर तक जा सके। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे तो चारों तरफ आवाज फैल जाता है, तो ज्यादा दूर तक वो नहीं जा पाता है। लेकिन अगर इसके अंदर से बोलने पर तो आवाज दाएं बाएं ज्यादा नहीं जाएगा, वो सीधा तक जाता है। जैसे कि टॉर्च की अंदर जो कटोरी लगी होती है, प्रकाश को सीधा फेंकने का काम करता है, कुछ वैसे ही काम यहाँ पर इसका भी है। अब यहाँ पर प्रकाश न होकर ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्योंकि चारों दिशाओं में जाती हैं, बोलने पर एक तो है नहीं सीधा एकदम जाएगा, एक तरंग जा रही है, बहुत सारी तरंगे निकलती हैं। तो ध्वनि तरंगे सीधा भी जाती हैं कुछ, लेकिन कुछ तरंगे टेढ़े भी जाएंगी। तो होता क्या, वो टेढ़े वाली तरंगे हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, वो इस पृष्ठ से परावर्तित होकर सीधा हो जा रही है। ऐसे इधर भी कोई गया होगा तो पृष्ठ से परावर्तित होकर सीधा हो जा रही है। तो होता क्या है, सभी तरंगे सीधा जाने लगी, और जब सभी तरंगे मिलकर साथ में सीधा जाने लगेगी तो ये तरंगे बिल्कुल एक साथ सीधा दूर तक पहुंच सकती हैं। तो इस तरह से बोलने पर तरंगे ज्यादा दूर नहीं फैल पाएंगी, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगी, फैलेंगी चारों तरफ। तो जो चारों तरफ फैलने वाली तरंगे हैं उनको भी मोड़कर सीधा कर दिया गया। जैसे बिल्कुल टॉर्च के अंदर होता है कि प्रकाश को सीधा फेंकने का काम करता है टॉर्च के अंदर लगी हुई कटोरी। तो ये हमारा, इसको कहते हैं मेगाफोन। तो कागज का भी बना हो, किसी टीन के डब्बे का बना हो, किसी भी चीज का बनेगा इस तरह का कोई भी मॉडल, तो वो हमारा मेगाफोन होता है। तो ये सीधा आवाज को फेंकने का काम करता है। दूसरा जो है स्टेथोस्कोप, यानी डॉक्टर जो कान में लगाते हैं आला है, डॉक्टर के जो कान में लगाने वाला जो आला होता है, ठीक है, धड़कनों को चेक करने के लिए, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप के अंदर भी ध्वनि का परावर्तन ही होता है। होता क्या है, यहाँ पर हृदय पर कफ उप चेक करने के लिए जो ये लोहे का ड्रम होता है उसको रखते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा वाइब्रेट करने लायक कुछ पत्तियां लगी होती हैं। तो धड़कन पे जैसे यहाँ पर रखते हैं, सांस लेने पे वो वाइब्रेट करता है अंदर से। वो वाइब्रेट करने को वहां से जो तरंगे निकलती, ध्वनि एक तरह वाइब्रेशन हुआ तो ध्वनि बन गया वहां पर। तो ध्वनि जो निकलती है वो इस पाइप के अंदर से ट्रेवल करते हुए, टकराते हुए क्या होंगी, इस तरह से बाहर निकलती है। यानी लगातार बहुत बार परावर्तन होते हुए, सीधा नहीं जाता है कि एक बार परावर्तन होगा, कई बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन लगातार परावर्तित होते हुए कानों तक पहुंच जाता है और उसको स्पष्ट आवाज सुनाई देने लगता है। यानी डॉक्टर बिल्कुल स्पष्ट सुन सकता है धड़कनों को। तो इसको भी कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो ये भी हमारा डेली लाइफ के एप्लीकेशन में आता है, डॉक्टर का जो आला होता है। अब डॉक्टर का आला ही क्या, अगर हमने एक छोटा बड़ा पाइप ले लिया, बच्चे खेलते भी होंगे, पाइप में से इधर से बोलते हैं, दूसरा कोई पाइप उधर कान में लगा होगा, उसको उसकी आवाज सुनाई देगी चाहे जितना दूर गया हो। तो यहाँ से बोलने पर पाइप के अंदर से चलते हुए बिल्कुल ऐसी लगातार परावर्तित होते हुए दूसरे छोर से वो ध्वनि बाहर निकलने लगता है। तो जो उधर कान लगा कर सुनेगा वो स्पष्ट सुन लेता है। तो ये भी एक तरह का उदाहरण होगा। तीसरा जो है ध्वनि पट्ट, यानी जहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिनेमा हॉल है या कोई म्यूजियम हो जहाँ पर कुछ वाद्य यंत्रों को सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, या कुछ भी सुनने के लिए बैठे हो श्रोता लोग। तो श्रोता अगर यहाँ बैठे हो तो उनको, अब यहाँ से अगर कोई इंसान बोलेगा तो आवाज़ सबको सुनाई नहीं देगा, पास वाले को ज़्यादा सुनाई देगा, दूर वाले के साथ सुनाई भी ना दे। तो जो हॉल का स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा कर्व होता है, वक्री बनाते हैं, ऊपर से छत को वक्र कर देते हैं, जिससे फायदा क्या होता है कि जैसे यहाँ से ये बोलेगा तो सीधा तो जाएगा ही, लेकिन ये जो आवाज़ ऊपर की तरफ जा रहा होगा वो टकराने के बाद पीछे वाले इंसान के पास पहुँच जाएगा। कोई इधर से आवाज़ जा रहा होगा, टकराने के बाद इस इंसान के पास पहुँच जाएगा। तो जितने भी लोग हॉल के अंदर बैठे हैं, ध्वनि तरंगों का परावर्तन होकर इनके कानों तक वो पहुँचने लगता है। इसलिए जब हॉल थोड़ा कर्व कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन जो होता है, यानी परावर्तन की घटना बहुत अच्छे से होती है और हर एक कोण पर होने लगती है। जब हर एक कोण पर होती है तो सभी श्रोताओं, जो श्रोता गण बैठे हैं, सुनने वाले बैठे हैं, या सिनेमा हॉल में जो बैठे हुए हैं फिल्म देखने वाले, उनको स्पष्ट आवाज सुनाई देने लगता है। तो इस ध्वनि पट्ट के कारण, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ध्वनि पट्ट नाम दिया जाता है, या साउंड बोर्ड। ये है
ध्वनि तरंगों का परावर्तन और उसके कुछ उदाहरण जो दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग में लाते हैं।